नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 प्रश्न। क्या ममता बनर्जी बन सकती हैं नरेंद्र मोदी का विकल्प? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या अपराधियों का राजनीति में आना बंद होगा? और तीसरा, क्या ज़रूरी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इसके पहले कि मैं आगे इसको आपको आराम से इसके बारे में बताऊं, आपसे एक आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। वो ऑप्शन हैं सब नीचे। और मान लीजिए आप हर महीने कमिट नहीं करना चाहते हैं अपने को मेंबरशिप के द्वारा, तो वन टाइम सपोर्ट भी कर दीजिएगा, उसका भी ऑप्शन नीचे है। तो वो भी हमारे लिए, आपका जो भी ये सहयोग होगा, हमें इसको अपने चैनल को चलाने में थोड़ा आराम और मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, क्या ममता बनर्जी बन सकती हैं नरेंद्र मोदी जी का विकल्प? ममता जी अभी दिल्ली आई एक दौरे पे, उसमें उन लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात थी वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की। और उन्होंने जैसा बताया कि ये उन्होंने विश्व बांग्ला एक बिजनेस, विश्व बांग्ला कुछ वर्ल्ड बिजनेस वो हो रहा है, उसके लिए बुलाने आई थी, जो 20-21 अप्रैल को कलकत्ता में होगा। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। और उनका कहना है, नरेंद्र मोदी से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान भी गए। फिर उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कई विषय पे बात की। जो एक मुख्य विषय उन्होंने बताया, वो कहा कि भाई बीएसएफ को जो 15 किलोमीटर की जगह अब 50 किलोमीटर का जुरिस्डिक्शन क्षेत्र बढ़ा दिया गया, उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा सेंट्रल स्टेट की मैंने बात की। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सब सुनते रहे, उन्होंने एश्योरेंस किसी चीज़ की नहीं दी। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री से बात। उन्होंने बताया कि स्टेट और सेंटर कैसे साथ साथ चलें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि उनका दौरा पॉलिटिकल भी था, वो ये इंपॉर्टेंट था कि वो वहाँ पे इस बार जब आई तो सोनिया गांधी से नहीं मिली। सोनिया गांधी जी की, जैसा उन्होंने कहा कि तबीयत भी खराब है। और जब वो पिछली बार जुलाई में आई थी तो राहुल गांधी से भी मिली थी, सोनिया गांधी से मिली थी, इस बार वो नहीं मिली। और जब पत्रकारों ने उनसे 2-3 बार पूछा तो थोड़ा गुस्सा भी था उनको, झल्लाहट में वो बोली कि भाई वो लोग बिजी हैं, उन लोग अपने पंजाब इलेक्शन में बिजी हैं, इसलिए इस बार मैंने उनसे नहीं मिल रही हूँ। लेकिन कुछ इंडिकेशन साफ थे कि आज की तारीख में वो अपने को कांग्रेस से थोड़ा डिस्टेंस कर रही हैं। उसके कारण क्या है और क्यों है, वो समझने की कोशिश करेंगे। वो उन सारी तृणमूल कांग्रेस और जो ममता बनर्जी हैं, वो उन सारी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑपोजिशन या प्रिंसिपल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी हैं। तो वो कांग्रेस के स्पेस को एक तरह से, जो उनको लगता है कि इस समय जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो उस तरह का नेतृत्व नहीं दे पा रही है मोदी जी के खिलाफ, उस स्पेस को वो भरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि वो कांग्रेस को तोड़ने का ज़्यादा काम कर रही हैं। क्योंकि जो कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस ने अभी हाल के दिनों में जहाँ जहाँ नए लोगों को सदस्य बनाया है या नए नेताओं को अपनी पार्टी में लाई हैं, वो सब वो हैं जो कहीं ना कहीं से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ज़्यादातर लोग उसमें। सबसे पहले त्रिपुरा में वो सुष्मिता देव जी को लेके आई, हालांकि मूल रूप से असम के रहने वाले, लेकिन उनको अब वो फेस बना रही हैं तृणमूल कांग्रेस का त्रिपुरा में। उनको उन्होंने तुरंत राज्यसभा की सांसदी भी दे दी। फिर वो गोवा से फेलोरो जी को लेके उन लोग आए। फेलोरो जी ने ये कहा कि मैं केवल प्रशांत किशोर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे समझाया, और फिर मेरी भी समझ में आया कि अब इलेक्शन मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, उनके प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आ गया। तो प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने अभी जब दिल्ली थी तो उन्होंने मंगल, शायद ट्यूसडे को, उन्होंने, अगर आपको याद हो, अशोक तंवर साहब जो पिछली बार हरियाणा का इलेक्शन हुआ था उससे जस्ट पहले वो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के नज़दीकी थे, उनको वहाँ से हटाया गया था। तो वो भी थोड़ा गुस्सा चल रहे थे नेतृत्व से, वहाँ की अपने उनकी समस्याएं हैं। तो वहाँ हुड्डा साहब हैं, फिर शैलजा जी हैं, फिर ये भी हैं अशोक तंवर, दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो अब वो हरियाणा में भी उन्होंने पैर पसारने का काम किया है टीएमसी ने। वो फिर कीर्ति आज़ाद ने भी टीएमसी ज्वाइन की। अब कीर्ति आज़ाद को आप दिल्ली का भी कह सकते हैं, कीर्ति आज़ाद को आप बिहार का भी कह सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा तो दिल्ली रहते हैं, तो आप दिल्ली का उनको मानिए। फिर उन्होंने मेघालय में मुकुल सांगमा जो हैं, जो कांग्रेस के थे, उन्होंने क्या शायद 12 या 13 लोग थे, तो 11 लोगों के साथ मेघालय की कांग्रेस टूट के टीएमसी में चली गई। फिर जेडीयू के एक नेता हैं पवन वर्मा जी,
पढ़ने लिखने वाले हैं, पुराने आईएफएस हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, उन्होंने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली। पहले अगर आपको याद हो यशवंत सिन्हा साहब पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। इस बार उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से भी मुलाकात की। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं मैं टीएमसी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही, उन्होंने बताया कि मैं ममता बनर्जी जिस बार जब मुझसे मिली तो आई रैंक हर, उन्होंने कहा मैं उनके साथ रैंक करता हूं। उन्होंने नाम लिया जेपी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, कि जो अपनी बात कहते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं और उस बात पे कायम रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उनको उनके साथ रैंक करता हूं। इसके ये क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश की जाए। एक इसके पीछे करने के जो करता धरता जैसा लगता है वो पीके साहब है, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का अपना क्या एजेंडा है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीएमसी का एजेंडा क्लियर है। टीएमसी बंगाल में बिल्कुल ठीक से है, अब अगले 5 साल तक उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और अब एक नेशनल राष्ट्रीय अगर पार्टी का वो सपना देख रहे हैं तो ठीक, इसमें अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर साहब के एजेंडा में क्या क्या हो सकता है। एक तो प्रशांत किशोर साहब ये सारे जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, मतलब एक करार के थ्रू करते हैं। तो वो कोई आइडियोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, वो कोई इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनका इस तरह का मानना है। ये डेरेक ओब्रायन ने भी कहा था कि उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब 3 साल के लिए और है। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका करार ये कहता है कि वो तृणमूल कांग्रेस को एक ऑल इंडिया पार्टी आइडेंटिटी के रूप में स्टैब्लिश करेंगे। तो एक तो ये एजेंडा हो सकता है। दूसरा एक एजेंडा ये है कि जो ऑपोजिशन का स्पेस है उसमें ममता बनर्जी को उनको एज अ ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर जो मोदी जी को चैलेंज करें उसके रूप में खड़ा करना है। और ऐसा जो ममता बनर्जी भी बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि कांग्रेस उस तरह की लीडरशिप नहीं दे पा रही है मोदी जी के अगेंस्ट। और ये उन्होंने दिल्ली में भी कहा कि हम लोगों को टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी को वो लीडरशिप देनी है अगेंस्ट मोदी जी, और एक तरह से वो मोदी जी के विकल्प के रूप में अपने को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अब जल्दी ही महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, वहाँ शरद पवार जी से मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक कहीं मेरा ऐसा गट फीलिंग है वो प्रशांत किशोर का एक हिडन एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि वो कई बार कुछ कहते हैं कुछ बोलते हैं। उनका एक एजेंडा ये हो सकता है कि वो कांग्रेस में जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, 6-8 महीने तक निगोशिएशन चला, क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। अल्टीमेटली जो वो चाह रहे थे कांग्रेस में, वो चाह ये रहे थे कि कांग्रेस के वर्चुअल करता धरता वो हो जाएं और बाकी लोग बाहर से बैठ के देखेंगे कि कांग्रेस कैसे चलाई जाती है, ये बताएंगे सबको। वो हुआ नहीं। वो राहुल गांधी तक तो वो काफ़ी कुछ इसको सेल ऑफ कर दिए थे, शायद सोनिया गांधी ने इस बात को नहीं माना। अब प्रशांत किशोर ऐसे नहीं हैं जो वो है। अब उन्होंने बाहर निकल के, जैसे होता नहीं अच्छा तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ, तो वो सबक सिखाने के रूप में वो बाहर निकल आए हैं। और उन्होंने ये जो ऑल इंडिया तृणमूल को एक ऑल इंडिया पार्टी का रूप देना है, उसमें जो वो काम ही कर रहे हैं वो ऑल इंडिया पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये सब लोग हैं कांग्रेस को लेके आ रहे हैं। लेकिन अब इसकी एक चीज़ और समझ लीजिए, जब बात होती है 2024 के इलेक्शन की, जहां मोदी जी के विपक्ष कौन बन सकता है, मोदी जी के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है, तो अब 1-2 चीज़ें समझ लीजिए। 42 सीट 42 सीट्स हैं बंगाल में। आप ये मान लीजिए कि ममता बनर्जी सब सीट जीत जाती हैं, ठीक है। अब त्रिपुरा में 2 सीट हैं टोटल लोकसभा की, गोवा में 2 सीट हैं, मेघालय में 1 सीट है, दिल्ली में 7 सीट हैं, हरियाणा में 10 सीट हैं, कुल 22 सीटें और हैं। अब अगर ये 22 सीट ही का तो आपने करके 5 स्टेट को आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप सब जगह लड़ते भी हैं। अब 42 + 22 64 में या तो आप फर्स्ट रहेंगे, सेकंड रहेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं आप सबसे बड़ी ताकत हो जाते हैं, आप कांग्रेस से बड़ी ताकत हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें आप लोग, 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटों पर सेकेंड रही थी, ये याद रखिएगा। मैं ये फिगर्स आपको इसलिए दे रहा हूं कि जैसे कई लोगों को लगता है ना कांग्रेस इज फिनिश, कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन 200 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 पे रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी जो वो ठीक है, कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं, कांग्रेस को ठीक होना चाहिए, कांग्रेस और बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस रिप्लेस कर देगी, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। अब हम लोग आके दूसरी बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या अपराधियों का राजनीति में आना बंद हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रहे थे, अश्वनी उपाध्याय जी हैं, उनका भी केस था, एक पुराने केसेस और थे जो बेसिकली
जो आपराधिक छवि के, आपराधिक पृष्ठभूमि के एमपी एमएलए बनते हैं उसको रिलेटेड था। उसका मैं ऑपरेटिव पार्ट आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या हुआ केस में, वो लंबा एक केस चलता रहा, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। बेसिकली ये हो रहा था कि कुछ स्टेट में ये कहा गया है कि भाई ये जो एमएलए एमपी साहब लोग हैं, इनके केस को फास्ट ट्रैक पे किया जाए। भाई पता लग जाए ना कि ये अगर साहब सही में अपराधी हैं तो इनको दूसरे तरह से ट्रीटमेंट हो। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2020 में कुछ ऑर्डर्स भी पास किए थे। वो दो तरह के अब कोर्ट बनने लगे। स्पेशल कोर्ट जब बनने लगे तो कोर्ट दो होते हैं, एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, एक सेशन का कोर्ट होता है, जो बिल्कुल मैं आपको ट्रायल लेवल की बात कर रहा हूं। उसके बाद हाई कोर्ट आता है। तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं उनका रिव्यूइंग कोर्ट सेशन कोर्ट होता है। तो ये तो एक बात हो गई। अब यहां पे क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब ये आया कि आप इस तरह के कोर्ट बनाइए, तो कल ये पता लगा, उन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के जो भी वहां उसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपके पास एमपी एमएलए के कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है देश में। जैसे हम लोग वैक्सीन लगाने में सबसे आगे हैं, हम लोग शायद अब एयरपोर्ट बनाने में हमारे पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं हमारा, उसी तरह से हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस भी हमारे एमपी एमएलए के हैं। 13,000 मात्र, केवल 13,000 केसेस हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट कितनी बनी है? 63। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए सेशन कोर्ट में। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में उत्तर प्रदेश में कोई भी केस नहीं चल रहा है। एमपीज एमएलएस का ये जो मैंने आपसे बात कही थी वो अच्छा ट्रांसफर वहां कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने ये सारे जो वो कोर्ट थे उसको सेशन कोर्ट में भेज दिया, जहां स्पेशल कोर्ट बने, दो मजिस्ट्रेट कोर्ट, विच इज अगेंस्ट। हम लोगों ने ये नहीं कहा था। हम लोगों का कहना यह था कि स्पेशल कोर्ट बनाइए, फास्ट ट्रैक करिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट बनेंगे, सेशन कोर्ट में भी स्पेशल कोर्ट बनेंगे, यहाँ का ट्रायल यहाँ चलेगा, सेशन का ट्रायल सेशन करेगा। आपने सारे मजिस्ट्रेट केसेस भी सेशन में ट्रायल वो कर दिए, तो रिव्यू का वो एक मैं अभी उसमें टाइम की कमी है, कभी आगे जब हम लोग टॉकथॉन करेंगे तो उसमें इसमें डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से था। लेकिन ये चलते चलते जो एक टिप्पणी उन्होंने की वो हेडलाइन बनी, और कल उसको बहुत से टीवी चैनल ने तो नहीं दिखाया, लेकिन बहुत से डिजिटल मीडिया चैनल ने उसको ठीक से चलाया। उन्होंने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, आर यू विलिंग टू बैन पॉलिटिशियन हु गॉट कन्विक्टेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। उन्होंने कहा कि ऐसे जो नेता जिनको सजा मिल गई है, जो सजा जिनको दे दी गई है, उनको क्या आप इलेक्शन लड़ने से बैन करने का आपका मूड है? तो उनका यह कहना था कि इस बारे में यूनियन ऑफ इंडिया का क्या रुख है। तो हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं, हमें पूछ के तब मैं आपको बताऊंगा। बात यहीं खत्म हो गई। सिर्फ जो इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि आप बहुत से लोगों को देखते हैं, ये जितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, अब वो टेनी जी का लड़का, उनको जैसे ही गिरफ्तार हुए उनको तुरंत उनको डेंगू या कुछ हो गया और वो तुरंत अस्पताल में चले गए। 99% केसेस में नेता या आपराधिक छवि का, जब कोई व्यक्ति आपराधिक छवि वाला जब नेता गिरफ्तार होता है तो उसका तुरंत अस्पताल में चला जाता है, तुरंत 2 मिनट के अंदर। तो क्या इस पर लगाम लग पाएगी, ये एक देखने वाली चीज होगी। अब तीसरी बात हम लोग कर लें, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसको जेवर वाला एयरपोर्ट बोल रहे हैं, या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनआईए नाम, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा खतरनाक है, एनआईए है। तो उसको यहाँ कल पेपर सब लिखे हैं कि एयरपोर्ट कार्निवल है, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पूरा फुल पेज जिसको कवर पेज ऐड था, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता दूं मैं मुख्य मुद्दे पे आने से पहले, कि 3000 होर्डिंग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फ़ोटो तो रहेगी, उसके बिना तो होर्डिंग नहीं बन सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब की फ़ोटो और चीफ मिनिस्टर साहब की फ़ोटो, उन 3000 होर्डिंग्स हैं जो एडमिटेड हैं, प्लस बैनर्स हैं, प्लस वो पोस्टर्स हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहा जा रहा है आज जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, उसमें करीब कहते हैं कि 2 लाख लोग, इनका कहना है 2 लाख लोग उस सेरेमनी में आए थे, और वो
1330 एकड़ में ये बनेगा। ये अक्टूबर 2024 तक इसका फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। 10,000 करोड़ इसमें केवल खर्चा लगेगा। इसको जो ठेका है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस कंपनी है ज़ूरिक एजी। उसने कहा है कि हम फर्स्ट फेज़ की डिलीवरी आपको 3 साल के अंदर दे देंगे। तो इसी और फर्स्ट फेज़ में एक रनवे और एक टर्मिनल देंगे, 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। और जब सेकंड फेज़ हो जाएगा तो 2 रनवे 2 टर्मिनल होंगे और करीब 7 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करेंगे। ये तो एक बात है। लेकिन जो इसमें मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात यह है कि रवीश कुमार ने कल एक अच्छा इस पर अपने फेसबुक पेज पे लगाया है। मैं उसको शेयर कर ले रहा हूँ, आपको उसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने बताया कि अमर उजाला ने दिसंबर 2019 में इसी जेवर पोर्ट की जब बात हुई थी तो सरकार के हवाले से उसने बताया था कि यहाँ एयरपोर्ट में आपको 7 लाख रोजगार मिलेंगे। फिर वो 8 नवंबर 2021 की एक फ़ोटो लगी है अमर उजाला की, जिसमें कहा गया कि नहीं, इसमें 5.5 लाख रोजगार मिलेंगे। तो 1.5 साल के अंदर थोड़ा शायद श्रिंक हो जाता है ना। आप पहले कॉटन का कपड़ा लाइए तो धोते ही वो सिकुड़ जाता था, तो शायद ठंडक कब पड़ने लगी है तो वो 1.5 लाख रोजगार गायब हो गए, 5.5 लाख हो गए। लेकिन 8 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में फिर अमर उजाला की रिपोर्ट है और अब पेपर में आ रहा है कि 1 लाख होंगे। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ रही कि 5.5 लाख का 1 लाख हो जाए। मतलब सिकुड़ने का ठीक है, लेकिन 5.5 लाख का 1 लाख हो जाए। चलिए, तो मोटे तौर पे जो रवीश कुमार बात उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि ये तो ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन से जॉब होंगे। 1 लाख रोजगार मिलेंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड, वो पोर्टर, इनके जॉब होंगे, किसके होंगे ये नहीं बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक और अच्छी बात उठाई है। उनका कहना यह है कि ऑन रिकॉर्ड है, जो नितिन गडकरी साहब हमारे मंत्री जी हैं, अक्टूबर 2020 में ऑन रिकॉर्ड हैं। असम में वो मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पे कहा था कि ये 700 करोड़ रुपए में ये मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है और इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 लाख लोगों को, ये ऑन रिकॉर्ड है। रवीश कुमार की रिपोर्ट है, मैं उसको साथ में साझा कर दे रहा हूँ। अब एक सीधा सा गणित है, अगर 700 करोड़ रुपए लगा के 20 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं तो 7,000 करोड़ लगा के कितने हो जाएंगे? 2 करोड़ रोजगार। और 10,500 करोड़, जितना करीब करीब इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगने की बात है, कितने रोजगार हो जाएंगे? 3 करोड़ रोजगार। तो आप किसी भी अगर ये कोई नेता, ये कैबिनेट मतलब उतने ही पैसे में 3 करोड़ रोजगार की जगह 1 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, तो ये तो बहुत ही मतलब इसको अदालत में भी चुनौती देनी चाहिए, इसको राजनीतिक रूप से भी इस पे बात होनी चाहिए और सब जगह इस पे चर्चा होनी चाहिए। भाई ये कौन से है? मतलब 1 लाख लोगों को रोजगार, वहां 3 करोड़, उतना ही पैसा लगाइए, पूरे देश में अलग अलग जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाइए, 20-20 लाख रोजगार दीजिए, 15 मल्टी लेवल पार्किंग इतने ही पैसे में बन जाएंगी, 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक बेसिक बात है। चलते चलते सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो एक परंपरा बन गई है ना कि आप सिर्फ उद्घाटन, सिर्फ उद्घाटन, सिर्फ उद्घाटन, सिर्फ इवेंट, 3,000 होर्डिंग आप लगा रहे हैं। कभी सोचा है किसी ने कि इस होर्डिंग में कितना पैसा लगता है? कभी सोचा है ये पैसा कहां से आ रहा है? खैर, ये बातें मेरे ख्याल में यूपी विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें कुछ बातों का जवाब जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।